वेदव्यास चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को ऐसा बनाया है जिससे आपका ध्यान बुक पे ही रहेगा और आपसे बुक का कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। किताब के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़ें। Why A. Students work for C. Students and why B. Students work for D. By Robert Kiyosaki. An educational crisis. एक शैक्षिकी संकट। फर्स्ट वाले चैप्टर में रॉबर्ट टी कियोसाकी आर्ग्यूज करते हैं कि फाइनेंशियली इंपॉर्टेंट स्टफ स्कूल में नहीं बल्कि घर में पाया जाना चाहिए। स्कूल और यूनिवर्सिटीज में बच्चों और टीनेजर्स का नंबर फास्ट इंक्रीज हो रहा है, हालांकि अभी करिकुलम में फाइनेंशियल एजुकेशन को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली है। ये बुक फाइनेंशियल एक्सपीरियंस देगी जिसके बारे में आपने स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ा। ऑथर मानते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह गरीब और अनएजुकेटेड लोग नहीं है बल्कि अमीर लोग हैं। आज की एजुकेशनल सिस्टम में लॉन्गेस्ट लैग इन टाइम यानी कि टाइम गैप काफ़ी ज़्यादा है। लैग इन टाइम किसी आइडिया के कंसीविंग और उसके एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग के बीच का डिफरेंस होता है। एक बार आप इस बुक से ये नॉलेज लेंगे तो आगे अपने बच्चों को भी ये नॉलेज पास कर सकते हैं, ताकि आप उन्हें बगैर पैसे दिए भी फाइनेंशियल हेड स्टार्ट दे सके। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने डिसाइड किया कि वो आर्मी की अपनी जॉब छोड़कर ऐसे सब्जेक्ट की स्टडी करेंगे जिनके बारे में स्कूल या कॉलेज में रूटीनली नहीं पढ़ाया जाता। द फेरी टेल इज ओवर। परी कथा खत्म हो गई है। पुराने टाइम में लाइफ किसी फेरी टेल जैसी इजी होती थी, जहां आप कॉलेज जाकर डिग्री लेते थे और किसी कंपनी में आपको एक हाई पेइंग जॉब मिल जाती थी जिससे आप अपने सारे स्टूडेंट लोन्स चुका देते थे। लेकिन बदकिस्मती से अब वो बात नहीं रही। आजकल एक स्टूडेंट की लाइफ किसी रोड ट्रिप जैसी होती है। पहले कॉलेज जाना, ग्रेजुएट होना और स्टूडेंट लोन्स के साथ साथ इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है, जो एक्चुअल में स्टूडेंट्स को और भी पुअर बना देता है। और ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस की वजह से ना सिर्फ अमेरिका बल्कि सारी दुनिया के स्टूडेंट्स जॉबलेस घूम रहे हैं और ये साइकिल चलता जाता है। पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चे को कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो बस अब उसकी लाइफ सेट है। कॉलेज में एडमिशन मिलना कोई लाइफ जैकेट नहीं है और जिस हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है और लोग लो वेजेस पे काम कर रहे हैं उससे यही प्रूव होता है। कई मशहूर कैरेक्टर्स जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तो अपनी स्कूली एजुकेशन भी फिनिश नहीं की थी। पॉइंट ये है कि आपको वो सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए जो आपको फूड चेन के टॉप तक ले जाए। रॉबर्ट टी कियोसाकी का माइक नाम का एक फ्रेंड था जिसके पापा का निकनेम रॉबर्ट के अकॉर्डिंग रिच डैड था। रिच डैड मोस्ट ऑफ द टाइम रॉबर्ट के साथ मोनोपोली खेला करते थे, जो रॉबर्ट के लिए एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस था। लेकिन रॉबर्ट के डैड को ये बात पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि उसे खेलने के बजाय अपना होमवर्क करना चाहिए। रॉबर्ट रिच डैड के लिए फ्री में काम किया करता था क्योंकि रिच डैड रॉबर्ट के माइंड से पैसे के लिए काम करने का आइडिया मिटा देना चाहते थे। वो चाहते थे कि रॉबर्ट एक कैपिटलिस्ट बने। फ्यूचर में रॉबर्ट में फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए कई सारी कंपनीज खोली जहां बोर्ड गेम्स प्रोड्यूस किए जाते थे जिससे लर्निंग एक्सपीरियंस ईजियर और फन हो। दूसरी की थी मनी के बारे में आर्ग्यूमेंट के बजाय ओपनिंग डिस्कशन करना। मनी प्रॉब्लम हर घर में डिस्कस होनी चाहिए ताकि इस बारे में ज़्यादा नॉलेज इंक्रीज हो और ऐसे सोल्यूशन मिल सके जो नॉर्मली किसी के माइंड में नहीं आते हैं। प्रिपेयर योर चाइल्ड फॉर द वर्स्ट। अपने बच्चे को सबसे बुरे के लिए तैयार करें। ऑनेस्ट और रूड होने के बीच में एक फाइन लाइन है। सेम चीज़ अप्लाई होती है जब आप अपने बच्चे को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करें। अपने बच्चों को लाइफ की रियलिटीज से बचाने की कोशिश ना करें और ना ही ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स बने। उन्हें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करें। बच्चों के सामने 4 मेन प्रॉब्लम्स आती है जो उन्हें शायद फेस करनी पड़े और उन्हें इसके लिए रेडी रहना चाहिए। फर्स्ट प्रॉब्लम है बड़े होने की। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि डिक्लाइनिंग इकोनॉमी के साथ गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे कि सबको ज़रूरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और पेंशन वगैरह प्रोवाइड की जा सके। और बढ़ती उम्र अपने साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी लेकर आती है, जैसे कि मल्टी जेनरेशनल हाउसिंग, मतलब कि पेरेंट्स बच्चों के घर रहने चले जाते हैं या फिर बच्चे पेरेंट्स के घर मूव हो जाते हैं। केस जो भी हो, लेकिन इससे हाउस ओनर के खर्चे ज़रूर बढ़ जाते हैं। एक और मेजर प्रॉब्लम है हेल्थ केयर, जो कि गवर्नमेंट के टैक्स का सारा पैसा चूस लेती है। हमारे बच्चों की सेकंड मेजर प्रॉब्लम है कॉम्पाउंड डेट, जिसे आइंस्टाइन ने दुनिया के मोस्ट पावरफुल फोर्स के रूप में डिस्क्राइब किया है। थर्ड प्रॉब्लम है न्यू डिप्रेशन।
क्या कमिंग डिप्रेशन 1929 के ग्रेट यूएस डिप्रेशन के जैसा होगा जहां सेवर्स विनर्स थे, या फिर 1920 के जर्मन हाइपरइन्फ्लेशन के जैसा जहां डेटर्स यानी उधारी वाले विनर्स थे? हमारे बच्चों को दोनों ही सिनारियोज के लिए रेडी रहना होगा। फोर्थ चैलेंज है हाई टैक्सेस। आने वाले फ्यूचर में टैक्स और भी हाई होंगे क्योंकि ज़्यादा मनी प्रिंट करने के लिए ज़्यादा टैक्सेस लगाने होंगे। और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाली बात यह है कि वेलफेयर प्रोग्राम्स को ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ेगी जिसे कि टैक्स फंड करते हैं। एक डायग्राम है जिसे कैश फ्लो डायग्राम के नाम से जाना जाता है। ये वर्कफोर्स को एम्प्लॉइज में डिवाइड करता है, स्मॉल बिजनेस, बिग बिजनेस और इन्वेस्टर्स। इस डायग्राम की सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें हर सेक्टर का टैक्स पेमेंट का परसेंटेज डिफरेंट है। स्मॉल बिजनेस और एम्प्लॉइज सेक्टर सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है। इसीलिए अपने बच्चों को स्कूल भेजने और उन्हें एक अच्छी सी सिक्योर जॉब करने के लिए एनकरेज करने का ये मतलब भी होगा कि आप उन्हें हायर अमाउंट ऑफ टैक्स पे करने के लिए भी बोल रहे हैं। इसके पीछे आइडिया यही है कि ऐसा सेक्टर चूज किया जाए जहां आपको कम टैक्स देना पड़े। हालांकि बच्चों को डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि वे अपने चॉइस के हिसाब से डिसाइड करें कि उन्हें क्या बनना है। किसी बड़े बिजनेस को ज्वाइन करना या इन्वेस्टर सेक्टर में जाने की कोई स्पेसिफिक एजुकेशन लेवल या एज नहीं होती। इसके लिए सिर्फ हार्ड वर्किंग और ट्रस्टवर्दी लोगों का साथ चाहिए। एक पेरेंट का सबसे क्रूशियल रोल होता है अपने बच्चे में लर्निंग की हैबिट डेवलप कराना। अगर आपके बच्चे ने भी आई सेक्टर ज्वाइन करना सीख लिया तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा प्रोफेशन चूज करेगा। ऑथर को लगता है कि टैक्सेस गरीबों का पैसा चुराने का एक तरीका है बस, और टैक्स पे करना कोई नेशनल ड्यूटी नहीं होती। और इस चोरी के पीछे की वजह है लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। और एक कहावत है कि जो पास्ट याद नहीं रखते अक्सर इसे दोहराते हैं। दोज दैट कैन नॉट रिमेंबर द पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। पास्ट जनरेशन ने हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखा। आज की दुनिया को टैक्स पेयर्स के रूप में जाना जा सकता है जो डे बाय डे गरीब होते जा रहे हैं और बैंकर्स अमीर होते जा रहे हैं। अपने बच्चे को फाइनेंशियल हेड स्टार्ट देने के लिए रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को चैलेंज की तरह ले, जहां आप उसे डिफरेंट सोल्यूशन ऑफर करें और उसके साथ मैटर डिस्कस करें। विंडोज ऑफ लर्निंग, सीखने के रास्ते। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उन्हें पैसे की इंपॉर्टेंस पता चलती है। आपका बच्चा $1 और $5 के बिल में डिफरेंस समझने लगे तो उसकी फाइनेंशियल एजुकेशन स्टार्ट कर दो। हम बच्चे की लाइफ का लर्निंग फेस 3 विंडोज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट विंडो है क्वांटम लर्निंग, जो कि पैदा होने से 12 इयर्स की एज के बीच है। ये लर्निंग का वो फेस है जहां पेरेंट्स को पता चल जाता है कि उनका बच्चा अपने ब्रेन का लेफ्ट हिस्सा म्यूजिक और आर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट ज़्यादा यूज़ करता है या राइट हिस्सा लिनियर बुक्स वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट। टीचिंग के लिए गेम्स को बेस्ट टूल इसीलिए माना जाता है क्योंकि ये सेम टाइम में हमारे ब्रेन के दोनों हिस्सों को एंगेज रखता है, जो कि लर्निंग प्रोसेस को इमोशनल और मेंटल दोनों बनाती है। फर्स्ट लर्निंग विंडो की सिग्निफिकेंस यही है कि हमारा ब्रेन अनयूज्ड पार्ट्स को अरेज कर देता है और यही वजह है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ लर्निंग डिफिकल्ट होती जाती है। लर्निंग के सेकंड विंडो को रिबेलियस फेज कहा जाता है। ये 12 से 24 की एज के बीच होता है। इस तरीके की लर्निंग में बच्चे पेरेंट्स की बातों के कॉन्ट्रडिक्ट बिहेव करते हैं, यानी पेरेंट्स जो बोलते हैं उसके ऑपोजिट चलते हैं। बच्चे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें क्यूरियोसिटी होती है। इस पीरियड की सिग्निफिकेंस ये है कि टीनेजर्स इस फेस में अपने एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं। थर्ड लर्निंग विंडो 24 से 36 के बीच की एज में होता है। ये वो टाइम है जहां एक एडल्ट प्रोफेशनल लर्निंग करता है और उसकी फैमिली लाइफ स्टार्ट हो चुकी होती है। इस फेस की सिग्निफिकेंस है कि लाइफ अचानक पैसे के पीछे घूमने लगती है। अगर आपने पहले वाले 2 फेसेस में अच्छे से लर्न किया है तो बेटर चांस है कि आपका थर्ड फेस अच्छा रहेगा। रॉबर्ट एक स्टोरी बताते हैं कि कैसे उनके रिच डैड उन्हें गेम्स ऑफ मोनोपोली सिखाया करते थे। रिच डैड का मानना था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आप ग्रेजुएशन के बाद ले सकते हैं। रिच डैड 2 बड़े एफिशिएंट तरीके सिखाते थे जिससे कॉम्प्लेक्स स्टफ भी सिंपलर और रिपीटेटिव लगता था। आज रॉबर्ट जो कुछ है उसमें इन 2 एलिमेंट्स का बड़ा हाथ रहा है। रिच डैड ने उन्हें समझाया कि एसेट्स और लायबिलिटीज 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उन्होंने समझाया कि एसेट्स पैसे आपकी जेब में डालती है और लायबिलिटी पैसे आपकी जेब से निकलवाती है, और ये समझना रॉबर्ट के लिए एकदम सिंपल था।
रॉबर्ट क्लियर करते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों से हमेशा गुड ग्रेड्स की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये जानना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनके बच्चे किस फील्ड में जीनियस है। नेक्स्ट वो कुछ टिप्स देते हैं ताकि आप भी और आई सेक्टर्स में बेस्ट बन सके। पहली बात ये कि आपको हर फील्ड में बेस्ट लोग रिक्रूट करने होंगे जो आपके बेस्ट एडवाइजर्स बन सके। सेकंड चीज़ कि आपको अपनी मदर लैंग्वेज की ही मल्टी लैंग्वेज सीखनी होगी, यानी हर प्रोफेशन की लैंग्वेज। फाइनली आपको हर किसी के साथ रिस्पेक्टफुली पेश आना सीखना होगा। जब आप एम्प्लॉइज़ को रिस्पेक्ट देते हैं तो वे भी 10 गुना ज़्यादा मेहनत करते हैं, और वो भी सेम सैलरी में। बिजनेस इंडस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बिजनेस कोई डेमोक्रेसी नहीं है। एम्प्लॉइज़ को वही करना पड़ता है जो उनके एम्प्लॉयर उनसे चाहते हैं। उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता कि काम कैसे करना है। कॉन्सिक्वेंटली एम्प्लॉयर ही सारे लॉस अफोर्ड करता है, ना कि एम्प्लॉइज़। ए और सी स्टूडेंट्स के बीच मेजर डिफरेंस यही है कि ए स्टूडेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखता है, जबकि सी स्टूडेंट हमेशा ऐसे डिसीजन लेकर रिस्क लेने को रेडी रहता है जो उसकी फाइनेंशियल लाइफ को लाइन पर लाकर रख देते हैं। ए स्टूडेंट्स बैड पीपल नहीं है, बस वो थोड़ा ऐसे रिस्क लेने में डरते हैं जो उन्हें एकदम अमीर या गरीब बना दे। अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको किसी भी सेल्स ट्रेनिंग रूट में खुद को एस्टैब्लिश करना होगा। फिर आपको लर्न करना होगा कि कैपिटल के लिए ऑपम यानी अदर पीपल्स मनी कैसे यूज की जाए। इसका एक तरीका है, आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कोर्सेज की हेल्प ले। हर बच्चे को हमेशा एक्टिव लर्नर होना चाहिए, फिर चाहे उनका फील्ड कुछ भी हो। इसके पीछे पॉइंट ये है कि वे जो चाहे फील्ड चूज करे उसमें मनी इनकॉर्पोरेटेड जरूरी है। और यही वजह है कि बच्चों की फाइनेंशियल एजुकेशन जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतना बेटर होगा। एक और चीज़ कंसिडर करनी चाहिए कि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न करें, जो हो गया उसका रिग्रेट ना करें, बल्कि अपने एक्सपीरियंस में भी कुछ अच्छी चीज़ ढूंढें। वाई वैलेडिक्टोरियंस फेल। फुटबॉल प्लेयर्स को देखो, क्या आपको लगता है कि जो प्लेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव्स लेता है और नॉर्मल से हटकर खेलता है, उसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, या उस प्लेयर को जो सेफ सिक्योर मूव्स लेता है? सेम चीज़ बिजनेस लाइफ में भी अप्लाई होती है। स्टडीज से ये प्रूव हो चुका है कि जो स्टूडेंट अच्छे ग्रेड्स लाते हैं ज़रूरी नहीं कि आगे चलकर उन्हें हाई सैलरी जॉब ही मिलेगी। एक स्टूडेंट रूल्स फॉलो करने में अच्छा हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेगा। और एक स्टूडेंट ये सोचते हुए बड़ा होता है कि मिस्टेक करना बुरी बात है, और यही चीज़ उसे एक सिक्योर फेस में रहने को मजबूर कर देती है। और जैसा कि फुटबॉल के एग्जाम्पल से हम बोल सकते हैं कि एक डिफेंडर बनकर सक्सेसफुल होने का मतलब ये नहीं कि आपको अटैकर बनकर भी सक्सेस ही मिलेगी। एस और ए सेक्शंस की सक्सेस भी आई सेक्शन की सक्सेस की गारंटी नहीं है। वाई रिच पीपल गो ब्रोक। अमीर लोग क्यों गरीब हो जाते हैं? ये रियल स्टोरी है जो बताती है कि लाइफ में चेंज की इंपॉर्टेंस है और इसे कैसे समझे। ओल्ड टाइम्स में ग्रीस काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेशन हुआ करता था, जिसने बाकी दुनिया को आर्ट, नॉलेज ऑफ अल्फ़ाबेट वगैरह दिया। बैंक्रप्सी के बाद से ग्रीस अब दुनिया के इकोनॉमिकली वीक देशों में से एक है। अगर ग्रीक प्रेसिडेंट्स ये बात समझ लेते कि बदलाव को रोका नहीं जा सकता, तो आज ग्रीक के हालात शायद डिफरेंट होते। एक चीज़ जो वक्त के साथ बदल रही है लेकिन स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती, वो है कॉन्टेंट्स वर्सेस कॉन्टेक्स्ट। स्कूल्स कंटेंट पर फोकस करता है, जैसे कि रीडिंग और राइटिंग, लेकिन ये कंटेक्स्ट यानी पसंद पर फोकस नहीं करता है। अपना कंटेक्स्ट चेंज करना लाइफ सेविंग हो सकता है। वो टोन चेंज कर दो जिस टोन में तुम खुद से बात करते हो। आई विल नेवर बी रिच के बदले खुद को बोलो, ब्रिंग ऑन मोर चैलेंज। अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो 3 टाइप की इनकम को समझना जरूरी है: ऑर्डिनरी, पैसिव और पोर्टफोलियो। ऑर्डिनरी है पेचेक मनी और जिस पर सबसे ज्यादा टैक्स लगता है। पैसिव है जब आपको कैपिटल गेन्स मिलता है, और पोर्टफोलियो होता है रेंटल मनी जिस पर सबसे कम टैक्स होता है। 7 टाइप की इंटेलिजेंस होती है जो डिफरेंट माइंड के लोगों में पाई जाती है। ये है वर्बल, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, बॉडी किनेस्थेटिक, स्पेशल, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। और सक्सेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जहां कोई कोई भी एक्शन लेने से पहले खुद से सवाल करता है। हाई इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वाले लोगों को अक्सर ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है: ही इज कूल अंडर प्रेशर। कुछ लोग इमोशनली डेवलप नहीं हो पाते, हालांकि वे फिजिकली और मेंटली डेवलप होते हैं। लेकिन ये चीज़ बिजनेस वर्ल्ड के लिए हार्मफुल है, और ऐसे लोग माइंड ग्रास्प नहीं कर पाते, जो कि मनी ग्रास्प करने से बेटर है, क्योंकि आपका माइंड ही आपको रिच बना सकता है।
Why geniuses are generous? क्यों उदार हैं प्रतिभाशाली? बच्चों की प्रॉब्लम यही है कि वे टोटली अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं। और एक ग्रेटर स्केल में स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट है, गवर्नमेंट पे डिपेंड करते हैं। अमेरिकन्स अब फील करते हैं कि उन्हें अमेरिकन ड्रीम फुलफिल करने का पूरा हक है। रॉबर्ट टी कियोसाकी, द बैटल फॉर द सोल ऑफ कैपिटलिज्म बुक से एक कोट एक्सप्लेन करते हैं कि मैनेजरियल कैपिटलिस्ट्स और ट्रू कैपिटलिस्ट्स के बीच एक मेजर डिफरेंस है। मैनेजरियल कैपिटलिस्ट्स बिजनेस के ओनर नहीं होते। उन्हें तो बस पेमेंट मिलती रहती है, चाहे बिजनेस लॉस में हो या प्रॉफिट में। लेकिन ट्रू कैपिटलिस्ट्स बिजनेस ओनर होते हैं जो फाइनेंशियल रिस्क लेते हैं। स्कूल से ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट्स ज़्यादातर 20 स्टूडेंट्स होते हैं, जिनमें से कुछ बाद में चलकर ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं। और ब्यूरोक्रेट्स वो लोग होते हैं जिनके पास अथॉरिटी होती है और हाईली पेड होते हैं, फिर चाहे वो काम अच्छा करे या बुरा। कुछ लोग शायद ये सोचे कि अगर लोग फाइनेंशियली एजुकेटेड होंगे तो वे और भी ज़्यादा ग्रीडी होंगे। इनफैक्ट सच्चाई इसके ऑपोजिट है। जब लोग फाइनेंशियली एजुकेटेड होते हैं तो वे ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं और अपने रिसोर्सेज पे कंट्रोल रखते हैं। कोई भी कैपिटलिस्ट ग्रीडी लोगों से बचकर नहीं जा सकता। लेकिन ये भी सच है कि अगर बैड पार्टनरशिप है तो गुड पार्टनरशिप भी है। लोगों के ग्रीडी होने की वजह बेसिकली प्रॉपर स्कूल एजुकेशन ना मिल पाना है, जो मैस्लोव सेकंड लेवल सेफ्टी में फेल हो जाते हैं। और मेन प्रॉब्लम है कि जब स्कूल मैस्लोव सेकंड लेवल फुलफिल करने में फेल होते हैं तो उसका रिजल्ट होता है गरीबी में बढ़ोतरी। और फिर ये मोर लेवल ऑफ वायलेंस को बढ़ता है। हेलो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें। यदि आपका कोई सुझाव है तो कृपया कमेंट में बताएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।